जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2022 की। आज का जो पेपर है मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और कल आप सभी का एग्जाम है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का पेपर जो है मित्रों मॉक टेस्ट है 7 और इससे पहले के मॉक टेस्ट हम आप सभी लोगों को करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी मॉक टेस्ट को हल जरूर करिएगा। और आइए मित्रों शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने बांग्लादेश के किस तेज गेंदबाज को डोपिंग उल्लंघन करने पर 10 महीने के लिए प्रतिबंध कर दिया है। ठीक है, और ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, इनको डोपिंग उल्लंघन करने पर 10 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो 10 महीने तक ये क्रिकेट या कोई भी खेल है मित्रों गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सोहिदुल इस्लाम। इनका नाम है मित्रों सोहिदुल इस्लाम। इनको डोपिंग उल्लंघन के मामले में 10 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने 146 देशों के लिए वर्ष 2022 के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 जारी किया। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर भारत का सूचकांक यानी भारत का नंबर पूछा गया है कि विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक जो 2022 का जारी किया गया है, इसमें भारत का सूचकांक कितने नंबर पर है? तो इसमें भारत की अगर बात करें तो इसमें भारत आता है 135वें नंबर पर। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा? 135 नंबर का आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगला ऑप्शन है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक और इंटरनेट को विकसित करने वाली विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन जिनका हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो वह कौन थे? राहुल सचदेव, संजय त्रिपाठी, मोहन अग्निहोत्री या बिजपेंद्र कुमार सिंघल? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजपेंद्र कुमार सिंघल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सभी लोगों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप सभी लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगला ऑप्शन है, कौन सी आईआईटी कंपनी 110 मिलियन यूरो यानी 857 करोड़ रुपए में डेनमार्क स्थित वेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करने वाली है? वेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करने वाली है रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस या फिर बिनी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इंफोसिस। ठीक है, इंफोसिस जो बनी है मित्रों कंपनी, ये आईटी की पहली कंपनी है। 110 मिलियन यानी 875 करोड़ रुपए में डेनमार्क स्थित वेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करने वाली कंपनी बनी है। अगला ऑप्शन है, देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे पर प्रकाश डालने वाली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को हाल ही में जारी किया गया। इसमें से कर्नाटक का पहला स्थान मिला। यह इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इस इंडेक्स में अगर बात करें तो कर्नाटक को प्रथम स्थान पर रखा गया है। और ये इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? किस संस्था के द्वारा इंडेक्स को जारी किया जाता है? इंडेक्स का नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। और किस संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नीति आयोग की अगर बात करें तो एक और 2015, ठीक है, 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग की अगर बात करें, नीति आयोग पहले, ठीक है, इसको योजना आयोग कहा जाता था, योजना आयोग। अगला ऑप्शन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय में वंटिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। यह रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वंटिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। और यह रिपोर्ट किस क्षेत्र से है? कर्मचारियों के भत्ते संबंधित, सड़क सुरक्षा से संबंधित, स्थानीय निकायों में आरक्षण या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर दें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वंटिया आयोग की बात करें, यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाता है इसका, ठीक है, ये स्थानीय निकायों के आरक्षण में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किससे संबंधित है? ये स्थानीय निकायों के आरक्षण से संबंधित है, आपने याद रखना है।
अगला ऑप्शन है हाल ही में नवनिर्वाचित भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये उपलब्ध हासिल करने वाली देश की पहली आदिवासी नेता है। द्रौपदी मुर्मू किस प्रदेश से नाता रखती हैं? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो हाल ही में इनको राष्ट्रपति पद के लिए चयनित किया गया है। और ये बात करें तो ये भारत की कौन से नंबर की हैं? 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। यहीं पर अगर बात करें तो भारत की दूसरी महिला, ठीक है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण करी है राष्ट्रपति के पद के लिए। तो इनके अगर बात करें ये किस प्रदेश से बिलोंग करती हैं? अगर प्रदेश की बात करें तो इनका जो संबंध है वह किस प्रदेश से हो जाता है? उड़ीसा प्रदेश से इनका संबंध हो जाता है। अपनी याद रखना है। सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को आप सभी लोग पूरा जरूर देखेगा। अगला ऑप्शन है हाल ही में भारत के किस देश के साथ चीता को फिर से पेश करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? चीता को फिर से पेश करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, आप सभी को पता है, ठीक है, आप सभी को पता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया से 2 चीते लेकर आए हैं जिनको भारत में छोड़ा गया है। ठीक है, कहाँ से लेकर आए हैं? नामीबिया देश से चीते को लेकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला ऑप्शन है ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाली पहली भारतीय राज्य कौन सा बना है? सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट सिस्टम से जुड़ने वाला पहला भारतीय राज्य। तो पहले भारतीय राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य बना है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। अपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे। अगला ऑप्शन है किस भारतीय खिलाड़ी ने महिला एकल के फाइनल मैच में चीन की वांग जी को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियन का खिताब जीता है? ठीक है, तो भारतीय खिलाड़ी ने महिला एकल फाइनल में चीन की बांग जी को हराकर, किसको हराया इन्होंने? तो चीन की खिलाड़ी है बांग जी को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है। आपने याद रखना है, ठीक है, तो किसको हराकर जीता है? ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, पीवी सिंधु ने जीता है। पीवी सिंधु ने किसको हराकर? चीन की बांग जी को हराकर जीता है। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य का ललितपुर जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों के लिए वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ललितपुर जो उत्तर प्रदेश का जिला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, क्या जाती है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ के सदस्यों में शामिल नहीं है? कौन दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी इसको एशियान के सदस्य देशों में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर सभी लोग करेंगे, कौन सा देश एशियान के सदस्यों में शामिल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मालदीव देश एशियान के संगठन में शामिल नहीं है। अगला ऑप्शन है सान्या नृत्य निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? सभी लोग कमेंट करेंगे। सत्रिय, यहाँ पे सत्रिय नृत्य की बात करें तो सत्रिय नृत्य निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य नहीं है? सही आंसर जाता है असम का ये पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, किसका है? असम का पारंपरिक नृत्य है। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? सभी के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप सभी लोग क्लास को पूरा जरूर देखेगा। संयुक्त राष्ट्र अगर दिवस की बात करें तो इसको कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाता है इसका 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है रियाद किस देश की राजधानी है? अगर रियाद की बात करें तो रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद, ठीक है,
रियाद किस देश की राजधानी है? सही आंसर है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो रियाल, यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल यहाँ की मुद्रा है। अगला ऑप्शन है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर यूटी प्रदेश की बात करें तो यूटी प्रदेश सबसे क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा हो जाता है? सही आंसर हो जाता है इसका पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, यानी आकार में सबसे बड़ा है। अगर यहीं पर बात करें भारत के अंदर कुल यूटी राज्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में भारत के अंदर 8 यूटी राज्य हैं। राज्य की अगर बात करें तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। कितने? वर्तमान में 28 राज्य हैं। अगला ऑप्शन है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, वह कौन सा हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर हो जाता है इसका। आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। राइट आंसर है ग्रीन पीस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, निम्न में से किस शहर को पारियों या त्योहारों का शहर कहा जाता है? पर्वों या त्योहारों का शहर। ठीक है, निम्न में से किस शहर को पर्वों, ठीक है, पर्वों या त्योहारों का शहर कहा जाता है? तो पर्वों या त्योहारों का शहर किस शहर को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर को। किस शहर को कहा जाता है? मुंगेर को। यहाँ पर समय समय पर त्योहार लगे रहते हैं। अगला ऑप्शन है, शांति वन निम्न में से किसका समाधि स्थल है? शांति वन की अगर बात करें तो शांति वन में किसकी समाधि स्थल है? राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू की शांति वन में समाधि स्थल है। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कार अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न प्राप्त करता है? यानी इनको चारों पुरस्कारों से पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न सभी से सम्मानित किया जा चुका है। इनका क्या नाम है? तो इनको सभी से सम्मानित किया जा चुका है। इनका नाम हो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे सभी पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला ऑप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर लोथल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल है वह किसके लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल आपका बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बंदरगाह। आपने इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदयत्री का भाग नहीं है? तो आप सभी लोग बता दीजिएगा कौन सा जो वेद है वह वेदयत्री का भाग नहीं है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिएगा कौन सा वेद वेदयत्री का भाग नहीं है। तो यहां पर बात करते हैं वेदयत्री का भाग कौन सा नहीं है। राइट आंसर सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देंगे और इसका जो सही आंसर हो जाता है वह कौन सा होता है मित्रों? अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्टार बना लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि वेद कितने होते हैं तो वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला ऑप्शन है, भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ था? यहीं पर बात करें तो भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ था? भक्ति आंदोलन की बात करें तो इसको किस शताब्दी में शुरू किया गया था? सही आंसर हो जाता है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर, यहां पर भक्ति आंदोलन की बात हुई है तो 7वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर की अगर बात करें तो महावीर का जो जन्म है मित्रों वह कहाँ पर हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे, क्योंकि ये जो क्लास है मित्रों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्लास जो है मित्रों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा।
महावीर का जन्म, महावीर की अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कुंडा ग्राम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर हम बात करें बौद्ध संगीत, ठीक है, बौद्ध संगीत, पहली बौद्ध संगीत कहां पर हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीत कहां पर हुई थी, राजगृह में। ठीक है, पहली बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीत कहां पर हुई थी, वैशाली में। दूसरी जो बौद्ध संगीत थी वह वैशाली में हुई थी। और तीसरी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीत। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में। और आपकी चौथी ये कुंडल ग्राम में हुई थी, कुंडल वन में, कुंडल वन में हुई थी चौथी बौद्ध संगीत, ये आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है 17वीं सदी में किसने, 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। तो गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा की बात करें तो 17वीं शताब्दी में किसने इसको लागू किया था। राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था शिवाजी ने। अगला ऑप्शन है गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व है। तो गांधीवादी विचारधारा का क्या सार तत्व है, आप सभी लोग बता दीजिएगा। सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर ए, सत्याग्रह। ठीक है, क्या सार तत्व है इसका, सत्याग्रह। अगर यहाँ पर सत्याग्रह की बात करें तो सबसे पहले सत्याग्रह का आंदोलन 1700 कितने में, सॉरी 1917 में हुआ था और बिहार के चंपारण जिला से इसको स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं खेड़ा, खेड़ा का आंदोलन 1918, ये भी कहां से स्टार्ट हुआ था मित्रों, ये स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद से। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट हुआ और इसको 1922 में बंद कर दिया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आपने याद रखना है। और यहीं पर क्या हुआ था, गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था 1942 में, अगर बात करें तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने यहां पर दिया था। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहां पर, ठीक है, घटनाओं की अगर बात करें तो उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, पहले नंबर पर आपका आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर। फिर उसके बाद आपका हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, बिहार के चंपारण में हुआ था, 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए। और ये हुआ था आपका 1919 में। कब हुआ था, 1919 में आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अगला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था और यहीं पर गांधी जी ने करो, ठीक है, और या मरो का नारा दिया था गांधी जी के द्वारा। बहुत ही फेमस नारा है, कई बार इसको एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। सही आंसर होता है इसका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। कुख्यात दुशासन निम्न में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम की एक विशेषता थी। ठीक है, कुख्यात दुशासन निम्न में से किस ब्रिटिश अधिनियम की एक विशेषता थी। तो किस अधिनियम की विशेषता थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र देश जिसे कहते हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र देश जिसे कहते हैं। छोटा नागपुर पठार, दक्कन ट्रैप, बुंदेलखंड पठार या रोहतास पठार। सही आंसर हो जाता है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दक्कन का पठार क्या बोलते हैं इसको मित्रों, इसको दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सदाबहार नदी का उदाहरण नहीं है। सदाबहार नदी का उदाहरण कौन सा नहीं है। सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर, आप सभी लोग बता दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। ठीक है, ताप्ती जो नदी है सदाबहार नदी का उदाहरण नहीं है। डैश पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो यहाँ पर डैश और पृथ्वी की सबसे पतली परत की बात करें तो मेंटल, आउटकोर, क्रास्ट और इनकोर। तो पृथ्वी की जो सबसे पतली
परत है उसका नाम क्या हो जाता है? क्रास्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है इक्नवास होता है। जो इनक्वास होता है मित्रों वह क्या होता है? इक्नवास होता है। राइट आंसर हो जाता है वह क्या होता है? वह होता है दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। अगला ऑप्शन है भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। तो भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आप सभी लोग बता दीजिएगा। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य। सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है। तो यहां पर भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाता है? सही आंसर है स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? रेपो दर की अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो दर निर्धारित की जाती है। अवमूल्यन मुख्यतः डैश के लिए किया जाता है। अवमूल्यन मुख्यतः डैश के लिए किया जाता है। तो अवमूल्यन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? सही आंसर देंगे सभी लोग और इसका जो राइट आंसर हो जाता है अवमूल्यन का ऑप्शन नंबर ए निर्यात बढ़ाने के लिए। ठीक है, अवमूल्यन मुख्यतः निर्यात बढ़ाने के लिए किया जाता है। भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। तो भारतीय आर्थिक समीक्षा डैश प्रकाशित करता है। तो क्या प्रकाशित करता है? राइट आंसर हो जाता है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी भारतीय वित्त सचिव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भारतीय वित्त सचिव। अगला ऑप्शन है तेंदुलकर समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तेंदुलकर समिति की अगर बात करें तो इसका गठन किसके लिए किया गया था? गरीबों को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी गरीबों को मापने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? कि कौन सा इनमें से कौन सा संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर हो जाता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय प्रदान करता है राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर अगर बात कर लें। ठीक है, आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तब तक हम यहाँ पर अगर बात करें संविधान कब बनकर तैयार हुआ था तो 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी और 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो संविधान में अनुच्छेद कितने हो जाते हैं? 395 संविधान में अनुच्छेद हैं। भाग की अगर बात करें यहीं पर तो भाग कितने हो जाते हैं संविधान में? तो वर्तमान में 12 भाग हैं। वर्तमान में कितने? 22 भाग हैं संविधान में। कुल भागों की अगर बात करें तो भाग कितने जाते हैं संविधान में? संविधान में कुल भाग हैं 22। ठीक है, और अनुसूची की बात करें, अनुसूची की अगर हम बात करें तो कितनी अनुसूचियां हो जाती हैं? वर्तमान समय में 12 है, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। तो आपको कितनी याद रखनी है? 12 है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तब आपको 8 बताना है। ठीक है, वर्तमान समय में 12 है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन है भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो संविधान सभा की अगर बात करें, कामकाज प्रारंभ करने की बात होती है तो यहाँ पर 1946 में संविधान सभा ने अपना काम प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, 1946 में। अगर यहीं पर बात करें संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 18 दिन का समय किसको बनाने में लगा? संविधान का। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर यहाँ पर बात करें संविधान को बनाने में कुल राशि कितनी खर्च हुई, तो यहाँ पर 64 लाख प्लस रुपए खर्च हुए। 64 लाख प्लस रुपए खर्च हुए संविधान को बनाने में। अगला ऑप्शन है म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड
उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रो पेंटिंग में और फोटोग्राफिक कपड़ा और रबड़ उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले यौगिक का दूसरा नाम क्या है? उपयोग किए जाने वाले यौगिक का जो दूसरा नाम है वह क्या हो जाता है? ठीक है, राइट आंसर हो जाता है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है? अम्ल या क्षार को जब हम पानी में मिलाते हैं तब क्या होता है? अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है? सही आंसर है प्रति इकाई आयतनों की सांद्रता में कमी। ऑप्शन नंबर सी, प्रति इकाई। ठीक है, प्रति इकाई आयतन, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का, प्रति इकाई आयतन मापने की सांद्रता में कमी होती है। ऑप्शन नंबर इसका, ठीक है, बी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है हार्मोन्स कहाँ स्त्रावित होता है? हार्मोन्स की अगर बात करें तो हार्मोन्स कहाँ पर स्त्रावित होता है? ठीक है, आप सभी लोग बता दीजिएगा हार्मोन्स तो कहाँ स्त्रावित होता है? ऑप्शन नंबर से अंतः स्त्रावित ग्रंथियों से। कहाँ पर होता है? अंतः स्त्रावित ग्रंथियों से हार्मोन्स उत्पन्न होता है। अगला ऑप्शन है नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप सभी लोग बता दीजिएगा नींबू का जो खट्टा स्वाद है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल की बात करें, अगर विटामिन की बात करें, ठीक है, तो कौन सा विटामिन में खट्टा अम्ल पाया जाता है? तो विटामिन सी। ठीक है, जिसमें विटामिन सी होगा वह खट्टा पदार्थ होगा। अगर बात करें विटामिन सी जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वह किसमें? आंवले में। आंवले में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। निम्न में कौन सा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित नहीं होता? तो कौन सा जो हार्मोन्स है वह पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित नहीं होता है? सही आंसर होता है इसका सेक्रेटिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है सेक्रेटिन। ये पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आज की क्लास होने वाली है और इस वीडियो के माध्यम से हमने 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यू कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जितने भी हमने मॉक टेस्ट अपलोड किए आप सभी लोग देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये सभी मॉक टेस्ट बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।